कस्बे में एक खास नियम था। हर घर केवल एक ही बच्चा पाल सकता था। अगर कोई दूसरा बच्चा चाहे तो केवल तभी जब पहला बच्चा अचानक मर जाए। और मैं वही थी जिसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। जब मेरा शरीर राख में बदल गया, मेरी आत्मा ऊपर उड़ गई। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप रो रो कर बिलख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती थी, बच्चा अभी भी यहाँ है, रोना बंद करो। मेरी खुद की कब्र में दफनाई जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं पुनर्जन्म लूंगी या धूल में विलीन हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बस कब्र के ऊपर कैद रह गई। कभी कभी कब्र के ऊपर बैठकर मैं अपनी माँ से मिल पाती, जो मुझसे बातें करती और कहती कि मैं भाई की रक्षा करूं। लेकिन जब भाई पैदा हुआ, माँ फिर कभी मेरी कब्र के पास नहीं आई। और उसी दिन, भाई के जन्म के दिन, मेरी कब्र पर एक अजीब महिला आई। उसने मेरी कब्र को सहलाते हुए कहा, फिर से एक दुखी बच्चा, चलो इशिता तुम्हें घर ले चलते हैं। जब मैं फिर से चेतना में आई, मैंने देखा कि सभी सुंदर बार्बी डॉल्स हैं। मैं इस जगह को पहचान गई। ये हमारे कस्बे की एकमात्र हाई एंड खिलौनों की दुकान थी। हर बार जब मैं वहाँ से गुजरती, मैं लंबे समय तक शोकेस की ओर देखती, जब तक कि मेरे माँ बाप मुझे डांटते, क्या देख रही हो, हमारा घर गरीब है, यहाँ के खिलौने खरीदने का खर्चा नहीं उठा सकते, घर जाओ। फिर मैंने उनसे कहा, नमस्ते, मेरा नाम आशा है। वाओ, बार्बी डॉल ने बोला, मैं सिया हूँ, मैं लता हूँ, मैं दीपा हूँ। धीरे धीरे और अधिक डॉल्स ने बात करना शुरू कर दिया। तभी मेरी कब्र पर वो अजीब महिला आई। उसने कहा, अब से तुम्हारा नाम फूलझड़ी होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। वो मुस्कुराई और मेरा सिर सहलाया। पहली बार मुझे वयस्क के हाथ की गर्मी महसूस हुई। पहले मेरे माँ बाप ने कभी मुझे छुआ ही नहीं। वे सिर्फ मुझे कोसते और कहते कि मैं बकवास हूँ। मैंने पूछा, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ, फिर मैं गर्मी कैसे महसूस कर सकती हूँ? वो हंसी, तुम मुझे इशिता कह सकती हो, लेकिन मैं मर चुकी हूँ। ये कहाँ है? फूलझड़ी, ये तुम्हारा नया घर है। अब से तुम यही इशिता की डॉल हो। मैं तुम्हें उस घर वापस ले जाऊंगी और तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। डॉल्स के साथ समय खुशी से बीतता। रात में हम सिर ढूंढना खेलते, फूल बिखेरते और फव्वारे की तरह पानी छिड़कते। खेलते समय दीपा हमें उपकरण देती। कहा जाता है कि वह गलती से मार दी गई थी, लेकिन उसका हिस्सा बचा। खेलते खेलते दीपा अपने हड्डी के टुकड़े और मेरे राख को भी खेल में मिलाती। खूबसूरत लता डॉल डूबकर मर गई थी और जैसे ही वह आती, पानी की बूंदें बिखरती। खुशहाल दिन जल्दी गुजरते हैं। एक दिन दीपा को ग्राहक की बेटी ने खरीद लिया। अम्मी ने कहा, उसकी किस्मत अब पूरी हुई। कभी कभी किसी की सजा भी शुरू होनी चाहिए। उस रात हम फिर मेरी हड्डी के टुकड़ों के साथ खेल रहे थे। दीपा लौटी और हमें अलविदा कह दिया। उसने कहा कि वह जल्दी ही विलीन होकर पुनर्जन्म लेगी। अगले दिन दुकान में नए ग्राहक आए और वो थे मेरे माँ बाप। उन्होंने भाई और दूसरों को साथ लिया। डॉल्स को देखकर वे बातें करने लगे। सुना क्या, कल विक्रम परिवार के 3 सदस्य मारे गए, उनके सिर काट दिए गए। क्या ये उनके बड़े बच्चे की सजा थी? उन्होंने कभी बड़े बच्चे की हत्या करके दूसरा जन्म लिया था। मैं ध्यान से सुन रही थी। तभी अम्मी आई और ग्राहकों का स्वागत किया। ग्राहक पूछते, मालकिन यह डॉल कितने की है? मेरे माँ बाप ने मेरी ओर इशारा किया। लेकिन क्या उन्होंने नहीं कहा था कि घर गरीब है, इसलिए खिलौने नहीं खरीद सकते? फिर भी उन्होंने कहा, हमें यह चाहिए। 2 खरीदे तो छूट मिलेगा क्या? इशिता ने मुझे दिखाया। यह डॉल 888 है, यह वाला 666। छूट के बाद यह 818 और वह 526। बहुत महंगा है, पैसे लूट रहे हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने भुगतान किया और पहली बार पिता ने मुझे गोद में उठाया। वह भी इतना कोमल और प्यार भरा हो सकता है। घर लौटने पर सब कुछ अलग था। मेरी पुरानी यादों वाला घर नहीं, मेरी तस्वीरें नहीं, मेरा कमरा नहीं। भाई ने मेरा बाल खींचा। बच्चा खुश है, कितना मजा है। माँ ने भी रोक नहीं लगाई, बल्कि पास आकर उसे हल्का सा गले लगा लिया। यह वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। भाई का कमरा बहुत बड़ा था। मुझे उसके खिलौने वाले शोकेस में रखा गया। वहाँ कई ऐसे डॉल्स थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दिन में मैं डॉल्स से बाहर नहीं निकल सकती, केवल रात में ही स्वतंत्र हो पाती थी। मैं अपने माँ बाप के कमरे में चली गई, उन्हें बताने कि बच्चा लौट आया है। लेकिन दरवाजे पर सुना, माँ ने पिता से कहा, जल्दी ही बड़ा खेल का दिन है, क्या बच्चा लेकर उसकी कब्र पर चलें? कुछ भेंट जलाएं? हम क्या जलाएं? चिकन की त्वचा मुफ्त में नहीं है और अपने बेटे को भी साथ ले जाना कोई बुरी नजर नहीं। तुम अब क्या दिखावा कर रही हो? पहले तो मैं बस उसे मार डालना चाहती थी। आखिर एक महिला हूँ, उसे थोड़ी सत्ता छोड़ दो। लेकिन तुमने खुद आग लगाई। उस रात की आग की आवाज सुनकर अभी भी मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में जिन घरों ने बड़े डॉल्स मारे, उनमें से कुछ परिवारों को मुसीबत नहीं आई क्या? मैं जानती हूँ तुम बेटे चाहती थी, पेट में बाव था। अगर उसे जलाकर साफ नहीं किया, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे डर क्यों लगे? क्या मैं वाकई अपने माँ बाप से जली हुई लड़की थी? अचानक मुझे लगा कि उस रात की आग फिर मेरे शरीर पर जल रही है। बहुत दर्द हो रहा है। फूलझड़ी, वापस आओ। अस्पष्ट स्थिति में मैंने यी की आवाज सुनी। मैं फिर से खिलौनों की दुकान में लौट आई। दुकान में अभी भी लता थी। लता की आंखें लाल थीं, लगातार शरीर में पानी उगल रही थी और चिल्ला रही थी, बहुत दर्द हो रहा है फूलझड़ी, बहुत दर्द हो रहा है। फूलझड़ी अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। मैं यी की गोद में गिर पड़ी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन जो राख में जल चुकी होती है, उसके पास आंसू नहीं होते। यी ने कहा, लता बदला लेना चाहती है। वह चाहती है कि वे सब तालाब में डूब जाएं। बच्चों, तुम अच्छे रहो। यी तुम्हें न्याय दिलाएगी। सब बच्चों को नया घर मिलेगा। मैंने यी की बात मानी। मैं अच्छी बच्ची बनी, इसलिए मैं फिर से घर लौट आई, डॉल बनकर। माँ, ये डॉल तो बहुत बदसूरत है, मैं इसे नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ओटमन। भाई ने पागल होकर मुझे पीटा और तोड़ा। अरे, ये तुम्हारा पिता ने कल खरीदी थी, तुम कैसे कह सकती हो नहीं? पिता ने पहली बार मुझे नरमी से छुआ और मेरी राख को पोंछा। मेरे
अंदर का गुस्सा जाग उठा। क्यों मैं और वह दोनों आपके बच्चे हैं और आप मुझे बेरहमी से मारते हो, लेकिन उसे सब कुछ देते हो सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की और वह लड़का है। गुस्सा मेरी आत्मा में आग लगा रहा था। इस क्षण मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद को नष्ट कर दूंगी और उन्हें भी साथ ले जाऊंगी। अचानक माँ घुस आई। जल्दी इस डॉल को फेंक दो, जला दो। उसने मुझे डरा दिया, जैसे उसने डॉल के अंदर की आत्मा देख ली। क्या हुआ? इतनी महंगी डॉल है, बस फेंक दिया। बेवकूफ। कल जो चंद्रा परिवार तीनों डॉल्स के साथ गए थे, वे सब मर गए, सभी नदी में। माँ डर के मारे और ज्यादा भयभीत हुई। तुम नहीं जानते क्या, उनके बड़े बेटी को नदी में डुबाकर मारा गया, सिर्फ पड़ोसी से विवाह के लिए पैसे कमाने के लिए। पिता ने बर्दाश्त करते हुए देखा। दिन भर चिल्ला रही हो, मुझे पता नहीं होगा क्या? मैंने ही मदद की थी उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए। उसने मुझे 500 मेहनताना दिया था। तुम हमेशा बेतुकी बातें सोचती रहती हो। उनका मरना सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए था, बाकी सब क्यों? पिता स्पष्ट रूप से माँ को शांत नहीं कर पाया। वह अब भी मुझे फेंकना चाहता था या मुझे फिर से जलाना चाहता था, लेकिन पिता नहीं चाहता था। 18 अगस्त को जन्मी लड़की को आसानी से जलाया जा सकता है, लेकिन 818 में खरीदी डॉल घर का बाव है। मैंने तुरंत कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। यह उनके लिए बहुत आसान हो जाता। मैं चाहती थी कि वे जैसे मैं जिंदा थी, रोज मेहनत करके खुश रहे, फिर भी जलाकर फेंके जाने से नहीं बच पाए। मेरी प्यारी माँ, पिता और भाई, क्या आप तैयार हैं? रात में आंटी की अनुमति से मैं खिलौने की दुकान के सभी छोटे दोस्तों के साथ घर लौट आई। भाई दिन में ओटमन चाहता था, तो जो ओटमन डॉल में जिंदा था उसे उसके लिए खुश कर दिया। हमने उसकी बाह और पैर खींचे जब तक हड्डियां चटकना बंद नहीं हुई। वह दर्द से जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। हाँ, ये तो हड्डियां और सिर ढूंढने के खेल से भी ज्यादा मजेदार था। माँ रोने की आवाज सुनकर आई। उसे शांत करने के लिए हम पहले से ही रसोई का तेल तैयार कर चुके थे। दरवाजे पर रखकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह आया, अरे अरे, माँ गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पिता भी आवाज सुनकर धीरे धीरे बाहर आए। इस बार मैंने अपनी आकृति दिखाई और उसे रसोई की ओर खींचा। लता ने उसे पानी के बर्तन में दबाया 1-2 बार, जैसे पहले उसने लता के साथ किया था। हमने बहुत मजा किया, लेकिन जल्दी ही सूरज निकल गया। अच्छा दिल वाला पड़ोसी भाई की रोने की आवाज सुनकर आया और दरवाजा खटखटाया। काफी समय तक कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने जोर से हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया। मैं उसे पहचान गई। वह साक्षी के पिता थे। बेचारा साक्षी तेज बुखार में बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था। लोग कहते थे लड़की को दवा कराने में पैसे बर्बाद करने लायक नहीं। उस दिन बारिश बहुत थी, तेज हवा थी और पेड़ की टहनियां जोर से गिर गईं। साक्षी उसी तरह मरी, बरगद के पेड़ के नीचे दबकर। उसके बाद मैंने और आंटी ने उसे घर ले आया। वह रोता हुआ कह रहा था कि अपने माँ बाप से बदला नहीं लेना चाहता, सिर्फ शांत डॉल बनना चाहता था। लेकिन उसकी माँ फिर से गर्भवती थी, जैसा कि उम्मीद थी। उन्होंने उसे खरीदा, कहा कि पेट में बच्चे के लिए साथी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी, आप सब क्या कर रहे हैं? कैसे एक पानी के बर्तन के पास और एक जमीन पर पड़े हैं? बच्चा जोर जोर से रो रहा था और कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। वह माँ को उठाकर सोफे पर बैठा दिया, फिर पिता को सहारा दिया। उसका चेहरा गीला और डरावना था। जमीन पर पड़े डॉल्स को देखकर माँ चिल्लाई, भूत भूत, हमारी मदद करो, वे वापस आ गए हैं बदला लेने। माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, डर से जमीन पर पड़े डॉल्स को देख रही थी। कौन कौन बदला लेने आया है? साक्षी के पिता बार बार पूछ रहे थे, लेकिन मेरी माँ जैसे पागल हो चुकी थी। पिता भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। असल में कल मैंने कैंची से उनकी जीभ काट दी थी। मजबूरी में साक्षी के पिता ने कस्बे के डॉक्टर को बुलाया। भाई के चारों हाथ पैर उखड़ चुके थे। माँ का दिमाग सदमे से बिगड़ गया था और पिता की जीभ नहीं रही। इस छोटे से कस्बे में बहुत लोग पाप से भरे हुए थे। मुझे उन्हें एक एक करके सजा देनी थी। अगली रात मैं अपने सभी साथियों को लेकर साक्षी के घर खेलने गई। हमने सुना कि साक्षी के पिता अपनी पत्नी से हमारे घर की घटना के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी आज एक कपड़े की डॉल खरीदी थी और वह डॉल कोई और नहीं बल्कि बेचारी साक्षी ही थी। यह खिलौने की दुकान बहुत अजीब है। हाल ही में जिन जिन घरों ने डॉल खरीदी है उनके साथ कुछ न कुछ हो गया है। आज जब मैंने इसे देखा तो खरीदने का मन हुआ, लेकिन अब लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। पति, क्यों न हम इस डॉल को फेंक दें? वह डॉल को घृणा से देख रहा था, जबकि दिन में वही उसे बहुत पसंद कर रहा था। फेंक तो सकते हैं, लेकिन डर है कि फेंकने से भी पीछा नहीं छूटेगा। तुम अभी गर्भवती हो, जब तुम्हें फिर डॉल पसंद आएगी तो हम दूसरी खरीद लेंगे। वैसे भी हम खरीदने में गरीब नहीं हैं। छोड़ो, अब मत सोचो। कल मैं इसे साक्षी की कब्र पर जला दूंगा। उसे उसके जन्मदिन का तोहफा समझ लेंगे। बेचारी साक्षी रो रही थी। उसके माँ बाप को उसका जन्मदिन याद था। फिर भी जब वह बीमार थी तब उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। साक्षी की रोने की आवाज सुनकर वे दोनों चौंक गए। पति, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है जैसे साक्षी रो रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी की माँ ने पति को कसकर पकड़ लिया। डर मत, वह मर चुकी है। हमने खुद उसे बरगद के पेड़ के नीचे से उठाकर दफनाया था। भूल गई क्या? और वैसे भी हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया। दूसरे लोग तो बच्चों को पानी में डुबोकर या आग में जला देते हैं। हमने तो बस उसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। साक्षी के आंसू धीरे धीरे खून में बदल गए। कपड़े की डॉल पूरी तरह लाल हो गई। मैं और मेरे साथी उसके पास गए और खून पोंछने लगे, लेकिन खून रुक ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वह फर्श पर बहने लगा। उसके पिता को जैसे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर बहुत ज्यादा खून था, इसलिए वे दोनों फिसल कर गिर पड़े।
गई। उसी समय हम सब साक्षी के साथ प्रकट हो गए और उन्हें घेर कर पूछा, क्या सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं हमें मर जाना चाहिए? तुम लोग हमारे साथ इतने निर्दयी क्यों थे? मैंने सोचा था कि वे डर जाएंगे, लेकिन साक्षी की माँ अचानक साक्षी को पकड़कर रोने लगी। साक्षी, मेरी प्यारी बेटी, अपने छोटे भाई को बचा लो। वह अभी मेरी कोख में सिर्फ 3 महीने का है। वह बहुत बेचारी है, उसे बचा लो, मुझे बचा लो। साक्षी ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, माँ क्या मैं बेचारी नहीं थी? जब मुझे बुखार था तब तुमने मुझे बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। तेज हवा थी, भारी बारिश थी, टहनियां मेरे शरीर पर गिर रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। साक्षी एक तरफ अपने चिल्लाते हुए माँ बाप को देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे। तू हमारी ही औलाद है, फिर भी इतनी निर्दयी निकली। अच्छा हुआ हमने तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। उसका पिता अभी भी उसे गालियां दे रहा था। उस रात हवा भी बहुत तेज थी और बारिश भी जोरों से हो रही थी। हमने आंटी को बुलाया, सबने मिलकर उनके मुंह बंद कर दिए, फिर उन्हें घसीटते हुए बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। हवा में पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिल रही थी। हमने उन्हें पेड़ से लटका दिया। हम देखते रहे, धीरे धीरे उनकी सांसें बंद हो गईं। तभी बेचारी साक्षी रोना बंद कर पाई। आंटी ने उसे प्यार से कहा, साक्षी बेटा अब मत रो, बुरे माँ बाप अब नहीं रहे। अब बताओ, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा बाकी है? क्या तुम पुनर्जन्म के लिए तैयार हो? साक्षी ने शांत होकर कहा, आंटी मैंने अपने हाथों से सब कुछ उन्हें लौटा दिया है, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अलविदा, उम्मीद है हम फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर साक्षी की आत्मा धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई और वह कपड़े की डॉल भी फिर से आंटी अपने साथ वापस ले गई। लेकिन क्योंकि हाल ही में कस्बे में जिन जिन लोगों के साथ हादसे हुए थे वे सभी उसी खिलौनों की दुकान से डॉल खरीद कर लाए थे, इसलिए पूरे कस्बे में अफवाह फैल गई कि आंटी एक चुड़ैल है। लोगों ने फैसला किया कि उसे मार डालना चाहिए। उस रात पूरे कस्बे के लोग मेरे पुराने घर में इकट्ठा हो गए, जहाँ मेरी पागल होने का नाटक करती माँ उनसे बातें कर रही थी। उन्हें लगा कि अगर वे उस डॉल को जिसमें मैं रहती हूँ अटारी में बंद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं और मेरे साथी उनके पीछे ही तैर रहे थे। कोई कह रहा था, हाल ही में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, पक्का उस खिलौनों की दुकान की मालकिन में ही कुछ गड़बड़ है। दूसरा बोला, क्या सच में वे बच्चे बदला लेने वापस आ गए हैं? उस रात मुझे लगा था मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखा है। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे हमने तो सिर्फ लड़कियों को मारा था, लड़कियां मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, उनसे तो बस रिश्तेदारी करके भाइयों को फायदा ही मिलता है। दूसरा बोला, हाँ हाँ सब लोग ऐसा करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है, सुअर को मारो तो उसका मांस बिकता है, लड़की को मारो तो उसका कोई काम भी नहीं। तीसरा बोला, वैसे भी वह दूसरी औलाद थी, मर गई तो मर गई, उसकी किस्मत ही खराब थी। तभी किसी ने कस्बे के मुखिया से कहा, मुखिया जी मैंने उस खिलौनों की दुकान की मालकिन को एक बार देखा है, वह थोड़ी सी आपकी बेटी मीनाक्षी जैसी लगती है। जो 20 साल पहले। यह सुनते ही मुखिया गहरी सोच में